नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। करंट से हुई मौत के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर शव रखकर किया प्रदर्शन। जिला अधिकारी के स्कूल बंद के आदेश के बावजूद कुछ निजी स्कूल खोलकर आदेश की उड़ा रहे हैं धज्जियां। और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय के कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी रहा जारी। कुढ़नी प्रखंड के चंद्रहटी गांव में करंट से हुई मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर घंटों बवाल काटा। मुजफ्फरपुर जिले के चंद्रहटी गांव में नील गाय से फसल को बचाने के लिए एक किसान के द्वारा अपने खेत में बिजली के तार लगाए गए थे, जिसमें प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से शौच के लिए गए एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों के बीच हड़कंप मच गई। मृतक व्यक्ति की पहचान कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंद्रहटी गांव निवासी महेश्वर सिंह के 38 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कुढ़नी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव को गांव पहुंचा तो लोगों ने मुजफ्फरपुर पटना हाईवे पर शव को रखकर जाम कर दिया और आरोपी खेत मालिक के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग करने लगे। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर कुढ़नी थाना की पुलिस और कुढ़नी प्रखंड के अंचल अधिकारी भी पहुंच गए। इसके बाद आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद कुढ़नी थाना की पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर करने का आश्वासन दिया। साथ ही कुढ़नी प्रखंड के अंचल अधिकारी ने मुआवजे का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग माने और सड़क जाम को समाप्त किया। करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रहने से दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे कुढ़नी सीओ अनिल कुमार संतोषी ने बताया कि करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों के द्वारा हाईवे जाम किया गया था। सरकारी स्तर पर जो भी मुआवजे का प्रावधान है उसे देने का आश्वासन दिया गया है। उसके बाद लोगों ने सड़क जाम को समाप्त कर दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर कुढ़नी थाना के एसआई अंजलि कुमारी ने बताया कि खेत में लगे बिजली के तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों की ओर से जो आवेदन दिया जाएगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, सुबह 9:30 बजे हमको कॉल आया था। ये सीएससी कुढ़नी से डॉक्टर साहब कॉल किए थे कि यहाँ पे एक बिजली से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, युवक है। तो उसके बाद हम लोग टीम के साथ गए वहाँ पे, इंक्वेस्ट वगैरह बनाए और एसकेएमसीएच उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजे और आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उम्र कितना रहा वो? 35 वर्ष था। कहाँ के रहने वाले? चंद्रहट्टी गए हैं। नाम क्या बोले? उनका मनोज सिंह नाम है, जो मृतक है, और उनके पिताजी का नाम महेश्वर सिंह है। अभी तक आवेदन वगैरह कुछ है? अभी तक गांव वाले द्वारा हो सकता है सबका दाह संस्कार करने में जुटे होंगे, इसलिए अभी तक आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। जिला अधिकारी के स्कूल बंद के आदेश के बाद भी निजी स्कूल खोलकर आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में कड़ाके की ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। ठंड का असर पठन पाठन पर भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 18 जनवरी तक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया था, जिससे छोटे बच्चे इस ठंड की चपेट में आने से बच सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ निजी स्कूल संचालक इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वैसे निजी स्कूलों में मनमानी का मामला यह कोई नया नहीं है। अक्सर बुक और एडमिशन के नाम पर ज्यादा पैसे वसूलने की बात सामने आती रहती है। वहीं इस बार जिलाधिकारी के आदेश का भी कुछ निजी
स्कूल संचालक धजिया उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। बहाना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी बताई जा रही है, जिसे लेकर प्रभारी जिलाधिकारी सह डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद स्कूल संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। हम यहाँ ट्यूशन क्लास चला रहे हैं सर, वो भी 10 से 11 बजे 10-11 बजे से बच्चे को बुलाते हैं। उससे पहले तो बच्चे नहीं आते हैं, 10-11 बजे बुलाते हैं और जैसे जैसे अपना गार्जियन आए ले गए बच्चे को। किस क्लास के बच्चे? छोटे नर्सरी के भी बच्चे हैं? हाँ, नर्सरी के भी बच्चे हैं, सब यही इसी इस्लामपुर के ही एरिया। मतलब किस कक्षा तक के बच्चे हैं? 5 तक के, नर्सरी से 5 तक के, 6 तक के। हम लोग का ट्यूशन क्लास है। ट्यूशन क्लास स्कूल में सस्पेंड है? स्कूल अभी सस्पेंड है, क्लासेस चल रही जी। अच्छा, एक चीज, आप किस पद पर हैं? हम यहाँ इंचार्ज के तौर पे। डीएम का पत्र आपके यहाँ आया था? जानकारी आपको हुई? जानकारी पेपर के माध्यम से हुई थी। तो निजी कोचिंग स्कूल शैक्षणिक संस्थान तमाम संस्थानों को बंद करने की बात है, तो लेकिन मतलब पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि बच्चे तो ऐसे भी ठंड में घर से बाहर निकलते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग घर में रखे हुए हैं, तो आप अगर इजीली पढ़ा सकते हैं। तो हमने भी कहा कि अगर आप तैयार हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा जो है ये चीज़ पता चली है कि कुछ स्कूलों के द्वारा अभी भी ठंड में अपने स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये बात कन्वे की गई है और उनको कहा गया है कि इस विषय पर वो जांच करें और देखें कि किस नियम और किस आधार पर जो है उन स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। खुले मतलब मिलते हैं अवैध तरीके से तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक बार जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, उसके बाद हम लोग इस पर अग्रेतर जो है निर्णय लेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। शनिवार को मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित होने वाली एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर जिला अध्यक्षों ने निरीक्षण किया। जिले के मुजफ्फरपुर क्लब में कल आयोजित होने वाली एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एनडीए के सभी घटक दल के जिलाध्यक्ष ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कार्यकर्ताओं से सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की और कहा कि यह कार्यक्रम एनडीए के संगठन को और मजबूत करेगा। उन्होंने सम्मेलन के लिए सभी प्रखंडों और जिला के कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यह सम्मेलन आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास है। यह कार्यक्रम एनडीए को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा। मुजफ्फरपुर में एनडीए के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में हमारे सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के हमारे बड़े नेता इस बैठक में उपस्थित रहेंगे और उनका कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश जाएगा और वो संदेश इस प्रकार है कि जो हम एनडीए के कार्यकर्ता चुनाव में जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इससे आपस में एक सामंजस्यता बना करके चले ताकि और इस सम्मेलन के बाद हम एनडीए के सभी कार्यकर्ता अपने आप को कहेंगे कि हम एनडीए हैं, हम भाजपा जदयू नहीं हैं, हम एनडीए हैं, लोजपा नहीं है, हम एनडीए हैं। और इससे एनडीए को बल मिलेगा और जो हमारे पार्टी के नेताओं का नारा है कि 2025 225, इस 225 की सुनिश्चित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी से लेकर के जनता दल यू, लोजपा, रालोमो और हम के सभी कार्यकर्ता कल यहाँ पर जुटेंगे। बूथ स्तर करके कार्यकर्ता आएंगे और काफ़ी तादाद में लोगों के आने की संभावना है। आप बता दें आपको कि कम से कम 15,000 की संख्या यहाँ कार्यकर्ताओं की कल उपस्थित रहेगी और एक नए जोश और नए उत्साह के साथ सब अपने अपने क्षेत्र में लौटेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग का जो लक्ष्य 225 जीतने का लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सके। कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष
दिलीप जायसवाल जी का भी यहाँ सड़क मार्ग से आगमन हो रहा है। वो सीतामढ़ी से आएंगे। हम लोग उनका विभिन्न जगहों पर सबसे पहले हम लोग मेडिकल कॉलेज ओवरब्रिज के नीचे से उनका स्वागत करेंगे और यहाँ आने तक में उनका 5-6 जगह जोरदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाएगा। कटरा में फॉल्स बांध टूटने से बसघटा चौड़ में कई एकड़ में गेहूं की फसल बर्बाद। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के बसघट्टा चौड़ में करीब 200 मीटर में फॉल्स बांध टूटने से 60 से 70 एकड़ में लगी गेहूं की फसल पानी में डूब गई। चौड़ में हो रहे पानी के फैलाव से किसान में बेचैनी बढ़ गई है। किसानों ने बताया कि खनन माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से जेसीबी की मदद से बागमती तटबंध के भीतर मिट्टी काटी जा रही है। मिट्टी कटाई वाली जगह पर पानी नहीं आए, इसके लिए खनन माफिया ने फॉल्स बांध बनाया था। बगल में बागमती की उपधारा में पानी बह रही थी। इसी बीच पानी का दबाव बढ़ने से बांध टूट गया। बांध के टूटने के बाद भवानीपुर, नवादा और बसघट्टा चौड़ में तेजी से पानी फैलने लगा। करीब 60 से 70 एकड़ में लगी रबी की फसल में पानी भर गया। इससे किसानों में बेचैनी बढ़ गई है। बरडी के किसान धनेश्वर राय और मोहन सहनी ने बताया कि बागमती में आई अचानक बाढ़ से धान की फसल नष्ट होने के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने बैंक के अलावा महाजन से कर्ज लेकर गेहूं और सरसों समेत अन्य फसल की बुआई की थी। समय से पटवन भी किया जा चुका था। अचानक फॉल्स बांध टूटने से खेतों में जल भराव हो गया है, जिस कारण फसल नष्ट हो गई है। वहीं गंगिया के सुनील मिश्र ने बताया कि कर्ज की कैसे भरपाई करेंगे, उसकी चिंता सता रही है। किसानों ने डीएम से नष्ट फसल की जांच कराकर मुआवजा देने की मांग की है। में एक सुलिस गेट है, उस गेट को खोला जाता है किसी वरीय पदाधिकारी के आदेश पे, लेकिन एकाएक रातों रात खोल दिया गया, जिसका नतीजा हुआ हम लोग का सारा बर्री पंचायत का फसल बर्बाद हो गया। पानी आया तेजी से, हम लोग बुआई किए हुए थे गेहूं, आप देखिए रहे गेहूं कितना बड़ा बड़ा हो चुका था। एकाएक पानी आया, सारा का सारा फसल हम लोग का बर्बाद हो गया। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। पानी से क्या नुकसान होगा? पानी से क्या, एक भी गेहूं नहीं होगा, सारा का सारा गेहूं नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। विभाग को जानकारी दिए हैं? विभाग को जानकारी दिए, कोई रिस्पांस नहीं लिया है। जिला अधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। सभी किसान एकत्रित होकर, एकजुट होकर, अगर नहीं सुनता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कितना खेती बर्बाद हुआ? खेती मेरा मैक्सिमम 5 बीघा खेती बर्बाद हुआ। 80 रुपए किलो गेहूं भाव किए, 1800 के डीएपी खाद दिए। इसके बाद भी जब 2000 के जोताई भी लग गया कट्ठा बीघा, इसके बाद जो बाढ़ का पानी आ गया, सारा गेहूं डूब गया पानी में। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सीओ साहब से आदेश किया जाए कि किसान को मुआवजा का विचार किया जाए। पर कितना फसल बर्बाद हो गया? फसल तो हो गया, यहाँ तो सैकड़ों फसल बर्बाद है, बीघा के बीघा सब बर्बाद। हर एक किसान को 2 बीघा 4 बीघा बर्बाद हो गया है। पदाधिकारी नहीं आया? पदाधिकारी अभी तक तो कोई नजर नहीं को। हम लोग अपने किसान सब देख रहे हैं, खेत में आए हुए हैं, देखते हैं कि मेरा पानी सब गेहूं डूब गया है। बाढ़ अभी इतना तबाही मचाया हुआ था। अभी फिलहाल हम लोग बाढ़ से अभी जंग लड़के आ ही रहे हैं कि अचानक देख रहे हैं कि हम लोग किसान लोग मिलके अभी खेती किए थे। हम लोग खुश थे कि खेती हुआ है, अनाज आएगा, और ये अचानक देखिए कितना तबाही, कितना बड़ा तबाही है। एक भी किसान का सर जमीन नहीं बच रहा है, एक भी किसान का नहीं, पूरा तबाही है। वो जो वहाँ से मोहनपुर सोलिंस गेट है वो खोल दिया है। बताइए सर, हम लोग कैसे जिएंगे सर? हम लोग को सर मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब हम अधिकारी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आए, जांच कीजिए यहाँ आकर और हम लोग को बताइए और कुछ सोल्यूशन इसका कीजिए सर। कैसे हम लोग क्या करें? अब हम लोग को कोई आगे समझ में नहीं आ रहा है सोसाइटी के अलावा। बागमती नदी का पानी बढ़ने से क्या नुकसान हुआ है? सर बहुत खेत नुकसान हो गया, कम से कम 700-800 बीघा बर्री पंचायत का सर खेत नुकसान हो गया। अभी पौधा सर देखिए बड़ा भी नहीं हुआ था, अभी बोआया था, थोड़ा सा बड़ा हुआ है कि पानी आके तोप दिया है सर। अब कैसे ही पौधा बड़ा होगा सर? कैसे गेहूँ इसमें से अब निकलेगा सर? जो कि हम लोग बहुत कष्ट में हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर के द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में लगाए गए शिविर में हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज कुंभ मेला में गरीबनाथ मंदिर के सेवैत परिवार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक बिहार के श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क शिविर लगाया गया, जिसके लिए वहां 85 से 100 तंबू लगाए गए हैं। गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि सेवैत परिवार के संत अमरनाथ उर्फ पिंकू बाबा के नेतृत्व में प्रयागराज सेक्टर 13 में शिविर लगाया गया है।
महंत ने कहा कि शिविर में बिहार के संत हो या आम लोग, कोई भी यहाँ निःशुल्क ठहर सकता है। उन्हें यहाँ भोजन, कंबल, स्नान, शौचालय समेत सभी सुविधा मिलेगी। महंत ने बताया कि कुंभ मेला में पहुंचने वाले श्रद्धालु चाहे तो वहां रहकर शिविर में आने वाले अन्य श्रद्धालुओं की सेवा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिविर में ठहरने के लिए अपना पहचान पत्र दिखाना होगा ताकि बिहार के निवासी होने का प्रमाण मिल सके। अभी तक तो हजारों श्रद्धालु वहाँ जाके कैंप में जो भोजन है और ठहरने का जो व्यवस्था है उसमें हजारों श्रद्धालु अभी तक जाके स्नान कर लिए हैं और सेवा भी दे रहे हैं। जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो जिनसे जो बन पा रहा है वो सेवा भी कर रहे हैं कैंप में। और यहाँ से आज भी बहुत सारा जत्था जाने वाला है, फिर कल भी जाने वाला है। लगातार श्रद्धालु मुजफ्फरपुर से क्या अगल बगल के जो अपने समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, ये सब शिवघर, ये सब जगह से भी श्रद्धालु जा रहे हैं। लगातार कांटेक्ट में भी है सब कोई और वहाँ पे जाके ठहर रहे हैं और कुंभ का स्नान कर रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था मिल रही है शिविर में वहाँ पे? देखिए शिविर में सेवाई परिवार की ओर से शिविर लगाई गई है वहाँ, और शिविर में भोजन, नाश्ता, मेडिसिन और रहने के लिए कंबल, चादर, ये सारा व्यवस्था, टॉयलेट, बाथरूम, सब चीज दिया जा रहा है भक्तों को। कितने सेवैतों की टीम वहाँ पे मौजूद है? अभी तक तो वहाँ 7-8 सेवैत गए हुए हैं और फिर मतलब जो लोग, कुछ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि लगातार वहाँ रहना 45 दिन बहुत ही टफ है, तो लोग जा रहे हैं, सब कोई मिला जुला के यहाँ से। ग्रामीण विकास विभाग ने जिले में बसे भूमिहीन परिवारों का सर्वे शुरू किया। ग्रामीण विकास विभाग ने भूमिहीनों के सर्वे की शुरुआत एक बार फिर से शुरू कर दी है। यह सर्वे 2008 से 2009 के बाद से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों की पहचान करना और उनकी स्थिति में सुधार करना है। इस सर्वे के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों की पहचान की जाएगी और उनकी स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद इन परिवारों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। प्रभारी जिलाधिकारी सह डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम ने बताया कि सर्वे के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों की संख्या, उनकी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस सर्वे के परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जिससे उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। साथ ही लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत डोर टू डोर कचरा संकलन के कार्य में तेजी लाने के लिए टीम का भी गठन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा हम लोग को आवास के सर्वेक्षण के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है और आवास का सर्वेक्षण का काम जो है वो तेजी से चल रहा है। सभी प्रखंडों से इस विषय पर प्रखंडों के साथ वीसी भी हुई है, सभी को इस हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जितने भी हम लोग के ई रिक्शा, पी रिक्शा और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का कार्य है उसमें भी प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है। इस हेतु एक जांच टीम का गठन किया गया है जो 80 पंचायतों में जाकर यह इंश्योर करेगी कि वहां पर आपका ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन जो है वो समुचित रूप से हो रहा है या नहीं, और LSBA के जितने प्रावधान हैं वो सभी का अक्षरशः अनुपालन। 4 सूत्री मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय के कर्मचारियों का दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रहा। कोर्ट परिसर में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर बुलाई गई हड़ताल का आज दूसरा दिन था, जिसका समर्थन अधिवक्ता संगठन ने भी किया, जो अपनी मांगे वेतन विसंगतियों को दूर करने, विशेष न्यायिक कैडर लागू करने और कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति देने समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को सिविल कोर्ट के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे न्यायिक कार्यवाही पर बड़ा असर पड़ा है। कई महत्वपूर्ण केसों में कार्यवाही लंबित पड़ गई है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के 80 न्यायालयों में करीब 2500 केस में सुनवाई लंबित होने के आसार जताए जा रहे हैं। केस फाइल और अन्य न्यायिक कार्य बाधित हो गए हैं। केस फाइलिंग व अन्य न्यायिक कार्यों के लिए हजारों पक्षकारों को हड़ताल समाप्त होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। मुजफ्फरपुर न्याय मंडल में 75 अदालतें संचालित हैं। अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल में सिविल कोर्ट तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मी शामिल हैं। इस आंदोलन को लेकर
सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ के सचिव उमेश प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार को कर्मचारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ के सचिव उमेश प्रसाद ने बताया कि अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग वर्षों से पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया, तब मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ा। सिविल कोर्ट के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के हड़ताल पर चले जाने के कारण अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ा है। आज न्यायालय में कोई भी काम नहीं हो पाया। वहीं अपने मामले की पैरवी के लिए ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे पक्षकारों का कहना है कि भीषण ठंड में आए थे, पर कोर्ट में आज कोई काम नहीं हुआ। अब निराश होकर गांव जा रहे हैं। दूसरा दिन है। क्या लग रहा है, कहीं से आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो इसी तरह हड़ताल जारी रहेगा क्या अगले? हाँ, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मांगे यदि नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कीजिएगा? रणनीति है अनिश्चितकालीन हड़ताल। हाँ, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही शांतिपूर्वक धरने पर बैठे रहेंगे। बिहार में सिविल कोर्ट के जो न्यायिक कर्मी हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए अपनी लंबित मांगों को लेके, और पूरी तरह हमारी न्यायिक व्यवस्था ठप हो गई है और बहुत सारे संवैधानिक प्रश्न पैदा हो गए हैं। नहीं, संविधान में सभी नागरिकों को राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्रोफेशन, अपना पेशा करने का अधिकार है। और जितने भी अधिवक्ता हमारे भाई आ रहे हैं चेंबर में बैठ के अपने सिटिंग प्लेस पर बैठ के चले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। दूसरी बात है कि जो नागरिक हमारे न्याय का मंदिर कहा जाता है, कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है, बहुत आस उम्मीद लेकर लोग यहाँ आते हैं और न्याय लेकर यहीं से जाते हैं, चाहे उसका स्वरूप जो हो। और वो लोग बहुत निराशा में हैं और नागरिकों का, अधिवक्ताओं का, क्लाइंट का, लिटिगेंट का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ता जब हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं तो जो हमारे न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं, ये अपने आप में सवालिया निशान उठाता है हमारी न्यायिक व्यवस्था पे। हम उनकी जायज मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन कोर्ट चले और नागरिकों का मौलिक अधिकार सुनिश्चित हो, मैं उसका पैरोकार हूं और इससे हम लोग बहुत मर्माहत हैं। अगर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं तो हमारे भाइयों ने फैसला लिया है, अधिवक्ता भाइयों ने, हम लोग मजबूर होकर लोकतांत्रिक जो हमारा होना चाहिए, लोकतांत्रिक आंदोलन होना चाहिए, वो होगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है
खड़ियापीठ अतरदा मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। व्यवहार न्यायालय के दर्जनों अधिवक्ताओं ने न्यायालयों पर उपजे न्यायिक संकट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संगठन द्वारा कलमबंद हड़ताल पर चले जाने के कारण बिहार के न्यायालयों पर उपजे न्यायिक संकट को अविलंब दूर कर न्याय व्यवस्था बहाल करने के संबंध में आज मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के 26 अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, नितिन नवीन, विधि मंत्री PK शाही, महाअधिवक्ता को पत्र लिखकर हड़ताल की स्थिति से अवगत कराया। पत्र के माध्यम से बताया गया कि बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संगठन द्वारा आहूत कलमबंद हड़ताल से पूरे बिहार में न्यायिक कार्य बाधित है, जिसके कारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधियों का न्यायालय में उपस्थापन नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जेल में जमानत प्राप्त बंदियों की रिहाई के साथ साथ अन्य मुकदमों की पैरवी नहीं हो पा रही है। अब तक सरकार स्तर उक्त गतिरोध को समाप्त करने हेतु कोई सार्थक पहल की गई है और अगर यह आंदोलन आगे जारी रहा तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसमें एक स्वर में यह निर्णय लिया गया है कि अगर राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी तक न्यायिक व्यवस्था बहाल करने हेतु कोई सार्थक निर्णय जिसमें आंदोलन समाप्त कराने या वैकल्पिक व्यवस्था बहाल कराने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम सभी अधिवक्तागण न्यायिक व्यवस्था बहाल कराने हेतु लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेवार होगा। व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संगठन बिहार द्वारा जो है कल दिनांक से हड़ताल किया जा रहा है, जिसके कारण जो है पूरा न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई है। अब देखा जाए कि जो पुलिस कस्टडी में पकड़े गए हैं उन लोगों का कोर्ट में उपस्थापन नहीं हो रहा है। जिन लोगों को जमानत मिल चुकी है वे लोगों का बेल बॉन्ड फर्निश नहीं होने के कारण रिलीज नहीं जा रहा है, वे लोग जेल में पड़े हुए हैं। उसके अलावा अन्य भी जो भी वाद हैं उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो इस कारण जो है पूरा न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई है। और इस स्थिति में आज हम लोगों ने एक मीटिंग किया है जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है, जिसकी कॉपी जो है राज्य सरकार को हम लोग भेज रहे हैं और महाधिवक्ता महोदय बिहार पटना, उसके बाद नितिन नवीन जी हैं विधि मंत्री, उनको भी भेज रहे हैं और इसकी सूचना जो है हम लोग चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट महोदय को भेज रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। इसमें हम लोग मांग किए हैं कि अविलंब पहल करके इस हड़ताल को समाप्त करा करके न्यायिक व्यवस्था बहाल कराया जाए या वैकल्पिक व्यवस्था जो है कराया जाए, और अगर नहीं होता है तब हम सभी अधिवक्तागण जो है आंदोलन करने पर मजबूर होंगे ताकि जो है न्यायिक व्यवस्था बहाल हो सके और लोगों को न्याय मिल सके। यही लिया गया है कि बिहार राज्य न्यायालय कर्मचारी संगठन द्वारा जब कलमबंद हड़ताल जारी किया गया है दिनांक 16 जनवरी 25 से, इससे न्यायालय का हर तरह का कार्य बाधित है। जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। जेल से मुदालहम का जो है बेल बॉन्ड दाखिल नहीं हो सका और जो हाई कोर्ट से भी बेल हुआ है वो लोग भी अभी नहीं निकल रहा है। इससे जो है कनीय अधिवक्तागण
और न्यायालय के सभी संबंधित व्यक्ति काफी प्रभावित हैं। इसके लिए हम लोग न्याय मंडल की तरफ से, मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय विधि मंत्री श्री नितिन नवीन को एवं माननीय श्री पी शाही महाधिवक्ता बिहार सरकार एवं अन्य जगहों पर लिखित आवेदन दिया गया है कि शीघ्रातिशीघ्र अविलंब इस पर पहल करके कर्मचारी जो हड़ताली कर्मचारियों के संबंध में उचित निर्णय लिया जाए, ताकि जो है ये हड़ताल शनिवार के पहले हो जाए, सोमवार से सुचारू रूप से काम हो। अन्यथा ये हड़ताल लंबा खींचने से बिहार सरकार को भी करोड़ों की क्षति हो रही है और जो कनीय अधिवक्ता भी परेशान हैं। हम लोग तो खैर अपना निभा लेते हैं, इसलिए कि हमको तो चिंता हम कनीय अधिवक्ता पर गण पर ज्यादा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको अविलंब जो है इसका निष्पादन कर दिया जाए, अन्यथा अनुचित होगा, गैर कानूनी होगा। नहीं तो जितने भी अधिवक्ता गण है वो लोग भी आपके खिलाफ हड़ताल करने को। छात्र जदयू के अध्यक्ष ने संगठन विस्तार को लेकर सदस्यों के साथ बैठक की। आज छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अंकित कुमार किशन के द्वारा छात्र जनता दलियो BRA बिहार विश्वविद्यालय इकाई के विश्वविद्यालय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें गोलू ठाकुर, उज्जवल कुमार, अभिषेक कुमार गोलू एवं रॉकी को विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष और दीपक कुमार, सुमन कुमार मंडल, किशलय ठाकुर, सत्यम मिश्रा, कुमार चैतन्य एवं अंकित कुमार को विश्वविद्यालय महासचिव और अनीश ठाकुर, सौरभ कुमार, विभूति भूषण, आलोक कुमार, विवेक कुमार, विक्की कुमार, आदर्श कुमार एवं अंकित कुमार को विश्वविद्यालय सचिव मनोनीत किया गया। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अंकित कुमार किशन ने कहा कि नए कमेटी के साथ पूरी ताकत से छात्र हित के लिए काम करेंगे और कॉलेज स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु कार्य करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने सभी नवमनोनीत विश्वविद्यालय कमेटी के पदाधिकारियों को मनोनीत पत्र सौंपी और कहा कि आशा है कि आप अपने कुशल नेतृत्व में पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे और संगठन को मजबूत, धारदार एवं गतिशील बनाने में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी। जो विश्वविद्यालय स्तर का हम कमेटी बनाना था, विश्वविद्यालय इकाई का कमेटी बनाया छात्र जदयू का, और बैठक के हम अध्यक्ष बनने के बाद पहले विश्वविद्यालय कमेटी का गठन हो गया। अब इसके बाद हम लोग सारे विश्वविद्यालय कमेटी के जो साथी हैं उनके साथ मिलकर हम कॉलेज कमेटी का भी गठन करेंगे। पहले किसी भी पार्टी को चलाने के लिए और किसी भी संगठन को चलाने के लिए पहले कमेटी का गठन होना जरूरी था, और इसी में सब भाई जो साथी आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और विश्वविद्यालय कमेटी का गठन आज समाप्त हो गया और सब साथी मिलके और एकजुटता के साथ छात्र कल्याण के लिए हम लोग काम करेंगे, छात्रों की समस्याओं को निदान के लिए काम करेंगे। और आज कमेटी का घोषणा हो गया है और वह साथी लोग हमारे उपाध्यक्ष हैं गोलू ठाकुर पुराने साथी रहे हैं, और तमाम जो भाई लोग जो हैं पुराने साथी भी कुछ जुड़े हैं, कुछ नए साथी जुड़े हैं, और इस तरीके से अब छात्र के हित में हम लोग काम करना शुरू करेंगे। किन किन पदों पर आज जो नियुक्त किया गया है? विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, तमाम पदों पे आज कमेटी का घोषणा हुआ है और इसका विस्तार बहुत जल्द कुछ दिनों के बाद इस कमेटी का भी विस्तार किया जाएगा। इसमें और सारे पद जो है इंक्लूड होंगे। इसमें 15 दिनों से 102 एम्बुलेंस चालकों का हड़ताल जारी। चालकों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ इंटक के बैनर तले मुजफ्फरपुर जिला के सभी 102 एम्बुलेंस कर्मी सिविल सर्जन के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया। आज हड़ताल का 15वां दिन, विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल जारी। अगर हम सभी कर्मियों का मांग पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल पर अडिग एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि पुरानी कंपनी PDPL के यहाँ बकाया अविलंब दिया जाए, नए कंपनी
जैन प्लस प्राइवेट के यहाँ भी 2 माह का बकाया वेतन अविलंब दिया जाए, नियुक्ति पत्र और ID कार्ड अविलंब दिया जाए और वेतन पंची दिया जारी। कर्मचारियों को रिवॉल्वर के रूप में कार्य किया जाए। जब तक नई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होता तब तक हड़ताल जारी रहेगा। मौके पर प्रभात कुमार, नीरज सिंह, नवल कुमार, मुहेश कुमार, मनोहर कुमार, अरविंद कुमार, विवेक गुप्ता, उमेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, उपेश कुमार, अमरीश कुमार कर्मी मौजूद थे। 15 दिन धरना प्रदर्शन का हो गया। अब तक के कोई आला अधिकारी या वरीय पदाधिकारी न कंपनी की ओर से न सरकार की ओर से वार्ता करने आए हैं कि हड़ताल जल्दी से तोड़वाऊं, स्टाफ का वेतन रुका हुआ है उसको दिलवाऊं। जनता में ताहे इमाम हो रही है, एम्बुलेंस बंद होने के कारण लोग दर बदर ठोकर खा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का मामला सारा चरमरा गया है। हमारा कहना यह है कि हम लोग 2012 से नौकरी करते आ रहे हैं। पूर्व में भी जैन वीडियो हमको 2 साल ड्यूटी करवा लिया, 6 महीना का तनख्वाह, 24 महीना का PF लेके फरार हो गया वो जैन वीडियो। उसके बाद जिला स्वास्थ्य समिति 2 साल करवाया। उसके बाद सम्मान फाउंडेशन और PDPL दोनों मिला के कंपनी चला रहा था। वो भी कंपनी मानो अक्टूबर में समाप्त हो गया 2024 में। उस कंपनी के यहाँ 2 महीना का पहले पुराने वाले कंपनी का वेतन बकाया है और 2 महीना ये नई कंपनी के यहाँ बकाया है, नवंबर और दिसंबर। ये जनवरी 3 महीना पर हम लोग सब आ गए हैं। अब तक के कोई आला अधिकारी इस समस्या का न निदान कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, घर से बेघर हो चुके हैं, बाल बच्चों रोड पर आ चुका है। हमारी मांग को सरकार नहीं सुन रही है। अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कल हमारा राज्य महासंघ का बैठक भी है कल पटना में, जो राज्य स्वास्थ्य समिति के कुछ कर्मी वहां पर घेराव भी करेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति को कल। अब हम लोग को पैसा नहीं देगा तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आगे क्या कीजिएगा? मांग नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हम लोग का हड़ताल ही रहेगा। कंपनी ने कौन काम किया है कि ये महासंक्रांति के त्योहार के शुभ अवसर पर उन्होंने 1 रुपया भेजा। आज तक न जैन प्लस, न जिला स्वास्थ्य समिति, न पुराने कंपनी PDPL 1 रुपया भेजा। लेकिन 1 रुपया ये कंपनी ने पूरे बिहार में कहीं कहीं 1-1 रुपया डाला है। ऊपर से गाड़ी हमारा 34 बंद पड़ा हुआ है, जो पुराने कंपनी का कंडम में चला गया। नया कंपनी गाड़ी उपलब्ध नहीं करा रही है। 28 गाड़ी का कर्मी, एक गाड़ी पर 4 कर्मी है। 28 गाड़ी का कर्मी, 112 आदमी अभी तक बैठे हुए हैं काम के इंतजार में कि हमको भी समायोजन करके काम ले लिया जाए। अगर गाड़ी उपलब्ध नहीं कराता है तो उसको रिलीवर के रूप में, बैकअप के रूप में उससे काम लिया जाए। और हमारी जो 12 घंटा का ड्यूटी, हम 2012 से वादा खिलाफ 12 से 12 घंटा 12 से अब वादा खिलाफ 12 से, तो 12 से वादा खिलाफी जा रहा है। श्रम कानून को मैंने ताक पर रखे हुआ है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। मीडिया बंधु से हमको, आप लोग को यही कहेंगे कि मेरे आवाज तक के सरकार को वहां तक पहुंचाए। अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर मोहल्ले में जमीनी विवाद में एक पक्ष गंभीर रूप से हुआ जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल अनिल कुमार ने बताया कि 14 जनवरी की शाम वो अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी राम मनोहर राय पुरानी जमीनी विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर 6 लोगों ने धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। परिवार के चिल्लाने पर गांव के लोग जुटे, तभी सभी आरोपी फरार हो गया। घटनाक्रम में घायल को सर में गंभीर चोट आई है। घायल अनिल कुमार ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पूरे मामले को लेकर घायल की ओर से नजदीकी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चार हफ्ते से हम दूरा में बैठल थे, वो गाड़ी बुक रहा था। हम गए पूछने, इतने में बस सब मिल के लगा मारने हमको। उसके बाद में कोनो चक्कू भोंकने लगा, कोनो फाइटर से मारने लगा और कोनो बंदूक के पीछे वाला होता है ना वैसे मार दिया। इस पे माथा पे हम बेहोश हो गए। उसके बाद में हम पूरे बेहोश हो गए। उसके बाद हम रोड पे पड़ रहे, तो सब छोड़ के भाग गए। मारपीट काहे के लिए हुआ है?
कुछ पुरानी वजह भी है? हाँ, वो जमीन के विवाद के लिए। कौन लोग मिलकर मारा है आपको? वो मनोहर राय, रंजीत राय, सुजीत राय, पंकज राय, विकास कुमार। किस किस चीज से मारा? चाकू से मारा, फाइटर ले ले था और बंदूक के पीछे टिगर से मारा है, पिस्टन का। आप क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। किस दिन और कितने बजे की घटना है? ये है 14 तारीख के शाम में 6 बजे की घटना है। वो लोग से जमीनी विवाद है आपको? जी, जमीनी विवाद है। क्या नाम हो गया आपका? अनिल कुमार। इसको लेकर किसी थाना में आवेदन वगैरह दिए हैं? जी। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।